13 नंबर क्वेश्चन को बता रहे हैं हम। एक बार थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। हाँ भाई 13 नंबर क्वेश्चन में देखो, एक बार 13 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। डायग्राम यही बनेगा, बस कोण अलग हो जाएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन 13 को पढ़ लीजिए। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में, जमीन पर किसी बिंदु से किसी टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 700 मीटर आगे पीछे जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात की। तो कोई व्यक्ति यहां से टावर को देखता है, सी पॉइंट पर था, वो व्यक्ति यहाँ था, यहां से उसने टावर को देखा। ये व्यक्ति बना देता हूं, यहां से उसने टावर को देखा, यहां से उसने टावर को देखा, ये सी पॉइंट है। इससे टावर को देखा तो 60 डिग्री का कोण था। अब वो 700 मीटर आगे निकल गया, इधर आ गया, ये 700 मीटर। अब वो डी पे आ गया, यहाँ पे जाके उसने देखा कि इसका जो कोण है अब 60 डिग्री नहीं रह के कितना डिग्री रह गया, 45 डिग्री। ये इसका डी पॉइंट हो। अब हमको ये देखना है इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, वही अनुपात सेट करना है, बस ऊंचाई का मान निकालना है। इसका मान दे रखा है इन दोनों का, सी डी का मान हमको दे रखा है। सी डी का अनुपात निकालेंगे पहले, तो सी डी का अनुपात कितना है। सबसे पहले देखो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो गया, तो वैसे तो याद होना चाहिए, √3 - 1 होगा इसका मान। जो ये सी डी का अनुपात जो होगा वो √3 - 1 होगा, और √3 - 1 का मान 700 हमको दे रखा है। लेकिन फिर भी एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान दिला देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा एक बार। देखो 60 डिग्री के अनुसार, 60 डिग्री के अनुसार 3 होता है, तो ये 1 होता है। अब किसके अनुसार, अब बात करते हैं हम 45 के। 45 के अनुसार 1:1 होता है। जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। लंब हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं, कितना आया था, √3। तो आधार भी कितना हो जाएगा, पूरा आधार होगा √3 45 डिग्री में। ये बी से लेकर डी तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी जब हमको पता लग गई तो ये भी पता लग जाएगी, क्योंकि यहां से यहाँ तक 1 है और ये पूरी दूरी √3 है, तो ये हो जाएगी √3 - 1। मैंने आपको पहले भी बोल के बताया था, 60 और 45 का मान आए तो ये √3 - 1 होता है, इसका मान √3 होता है। ठीक है, अब आपको √3 - 1 इस √3 का मान निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। जिसका अनुपात दे रखा है, सी डी का अनुपात दे रखा है अपन, सी डी का अनुपात हम निकाल चुके हैं, 700 बटे √3 - 1, जिसका मान दे रखा है उसका अनुपात उसके नीचे, और जो पूछा जाए उससे गुणा करो। क्या पूछा है हमसे, ऊंचाई पूछी, और ऊंचाई का मान कितना है, √3, तो √3 से गुणा कर दो, हो गया काम। बताओ दिक्कत कहाँ है। ये आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई समस्या ही नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ये लो, अब आप देखो, ये √3 - 1 को ऊपर ले जाओ, 700, या तो यही ऑप्शन में दे रखा होगा, देख लो एक बार, ऑप्शन चेक कर लो। हाँ, ऑप्शन में ये ही गिवन है, यही आपका आंसर खत्म। 700 गुणा √3 करेंगे तो 700 √3 बटे √3 - 1, ये यहाँ आपका क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। आगे सॉल्व किया ही नहीं है उसने, मीटर, और ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर। परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में अभी मिल रहा है। भाई आया कि नहीं आया समझ में, हो गया। क्या नाम है तुम्हारा, मनीषा, किसने पूछा था, ये मनीषा ने पूछा था ना? हाँ मनीषा, आया कि नहीं आया समझ में। ये इस टाइप के क्वेश्चन है सारे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और सारे आपको आराम से समझ में आ सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा रेगुलरिटी बनाए रखें और मेहनत करें, बस ज्यादा नहीं, लेकिन रेगुलरिटी पे ज्यादा फोकस करो। अब अपन आ जाते हैं सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 शुरू कर देता हूँ। हाँ भाई मोहन, और कुछ पूछना हो तो सेट नंबर 2 में से पूछ लो, बाकी सेट नंबर 3 शुरू कर देते हैं। सेट नंबर 3 भी बड़ा अच्छा सेट है, इसका ही प्रैक्टिस है, ये मान लो। ये सारे क्वेश्चन इसी में रिपीट होंगे, और इसके बाद में देखेंगे अपन आए हुए क्वेश्चन।
बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें। 13 नंबर। इसके अलावा सेट 2 में कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, बाकी मैं सेट 3 शुरू कर देता हूँ। सेट 3 आपको मिल जाएगा। सेट 3, चलो ठीक है, सेट 3 शुरू कर देते हैं। हाँ ले लो, 1 मिनट का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो काफी है अपने पास में, ये अगला सेट भी हो जाएगा। ले लो, 1 मिनट का टाइम ले लो, फिर बताता हूँ मैंने को ना। जब तक मैं सेट 3 का कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ उसमें, बाकी यही पैटर्न चलेगा पूरा पूरा। सेट 3 एक प्रैक्टिस के लिए है बस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। हाँ अगस्त का टाइम तो दिया है, अगस्त 2 अगस्त से, बाकी अभी श्योर नहीं है कुछ भी, लेकिन अगस्त का बोला तो है। अब एसएससी जीडी के फॉर्म आ के चालू हो गए, एसएससी जीडी का लगाना सभी, बहुत अच्छा पेपर है और बहुत बड़ी वैकेंसी है, आराम से सिलेक्शन हो सकता है आप लोगों का। उसमें अपन एसएससी जीडी के लिए अलग से मैथ रीजनिंग दोनों ही चलाएंगे बैच स्पेशल, और टेस्ट सीरीज कराए करेंगे डेली। हाँ भाई, आर यू रेडी? हाँ ऑनलाइन तो चलता रहेगा, ये ऑनलाइन चलेगा, बाकी ऑफलाइन तो देखेंगे, जैसे कोचिंग शुरू होगी तो ऑफलाइन भी चलेगा। बाकी ऑनलाइन तो अपन चलते रहेंगे, हल्की फुल्की फीस रख लेंगे, उसमें ज्यादा नहीं कुछ, नॉर्मल सी फीस होती है, कोई इतना ज्यादा है नहीं। उसको अपन ऑफलाइन में कर देते ही, ऑफलाइन के जो बैच शुरू होंगे उसमें आपको छूट मिल ही जाती है, वो जितने की फीस ऑनलाइन की जमा होती है। बाकी बढ़िया तैयारी करवाएंगे, और इतने बच्चे रखेंगे जिनका पूरे का सिलेक्शन हो, सभी का सिलेक्शन। हाँ हो गए ना, एसएससी जीडी बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा, इसमें काफी सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसी आई है, काफी वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी जगह है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है ये मानो, और अच्छा चांस है नौकरी लगने का। ज्यादा कुछ नहीं होता, मैथ रीजनिंग आती है, जीके के साथ में ये हिंदी आती है, हिंदी इंग्लिश में से एक करना होता है। मैथ रीजनिंग तो आती ही है, 25-25 नंबर की है ना, 25-25 क्वेश्चन। उसके बाद में 25 नंबर की जीके आती है, जिसमें जनरल साइंस वगैरह सारी आ जाती है। फिर 25 नंबर की आपकी आती है हिंदी या इंग्लिश में से एक करना होता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों ऑप्शन में आती है, कोई सा एक कर लो। तो मेरे को तो पता है कि आप ज्यादातर लोग को अगर अपने राजस्थान के तो हिंदी लेते हैं, तो ये मानो हिंदी है, वो भी 25 नंबर की, सब सब 25-25 नंबर, 4 पार्ट आएंगे बस। ठीक है भाई, वो तो आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है उसमें, और जीडी की बहुत अच्छी वैकेंसी है। फिर अपन ये है कि एक बार जॉब लग जाती है, उसके बाद में और भी तैयारी करते रहते हैं और अच्छे पद पर पहुंच जाओ। जैसे उसका आशा सहयोगिनी, वो है ना, वो जो सुना होगा, अभी आरएस बनी थी लड़की, आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा, अखबार में अभी आया, आशा नाम की लड़की थी, आरएस बनी है ना, वो झाड़ू निकालने का काम करती, नगर पालिका में झाड़ू निकालने का, मतलब जो भी वैकेंसी आई थी ना अभी 2-3 साल पहले आई थी, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका नगर पालिका में सिलेक्शन हुआ था, तो वो नगर पालिका में झाड़ू निकालने का काम करती थी। अब उसका आरएस में हो गया, तो अब आरएस बन गई, देखो, तो ये बात है। अरे कुछ हार्ड नहीं है, जितना ये मैं लेवल लेके चल रहा हूँ ना, इससे तो नीचे नीचे आएगा, जितना मैं लेवल लेके चल, टिग्नोमेट्री वगैरह आएगी, उसमें सारी चीज आएंगी, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल आएगी टिग्नोमेट्री।
एडवांस अर्थमेटिक्स आती है, एडवांस मैथ आती है, हल्की फुल्की एडवांस मैथ आती है, ज्यादा नहीं आती एडवांस मैथ, लेकिन हल्की फुल्की आती है। बाकी आप यदि श्योर अभी से तैयारी करोगे तो अभी तो अक्टूबर नवंबर में शायद एग्जाम होगी उसकी, तो अभी से तैयारी करोगे ना आप तो आराम से श्योर सिलेक्शन हो सकता है। 101% ये मैं दावे के साथ में कर सकता हूँ। बाकी आप फिजिकल वगैरह की तैयारी तो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी रिटर्न की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका श्योर 101% हो जाएगा। सही ढंग से आप अभी से तैयारी में लगे तो अभी से लगना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि एग्जाम आ गई 10 दिन रहे और अब फिर तैयारी करने लगे, फिर कोई मतलब नहीं। अभी अगस्त में अपन बैच शुरू कर देंगे उसका ऑनलाइन एक नया। हाँ ऑनलाइन ही होता है भाई, अब आजकल सब ऑनलाइन हो गया। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा या मैं इस पे डाल दूंगा ना सिलेबस, सारा सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है, क्या होता है, सारी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको इसी के जो स्टडी मटेरियल है उसमें डाल दूंगा, है ना। ओके, या फिर नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, ठीक है, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब इससे संबंधित और कोई प्रॉब्लम हो आपकी, जैसे मान लीजिए और किसी एग्जाम के बारे में आपको को पूछना है तो वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऑनलाइन एग्जाम होता है बेटे, ऑनलाइन होता है मनीषा, ऑनलाइन होता है मोहन। साइंस तो बेटे क्या है कि उसमें जीके के साथ में आ जाती है ना साइंस, जीके के साथ में नॉर्मल साइंस के आ जाते हैं 10 5 7 क्वेश्चन तो आते हैं। और मैं सारा आपको पैटर्न वो पूरा डाल दूंगा, कौन कौन से सिलेबस है, एकदम सिलेबस को पहले पढ़ो, ढंग से देखो सिलेबस को, कौन सी चीज आती है कौन सी नहीं आती, उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस पढ़ेंगे, ना इधर से उधर ना इधर से उधर, बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस पढ़ेंगे, एकदम सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे ये है। और इसमें क्या है कि है ना, एज थोड़ा सा कम होती है इसलिए ज्यादा संभावनाएं बनती है अभी आपके पास में। बाकी जो ओवर एज हो जाते हैं उनके पास में संभावना नहीं रहती इसको फॉर्म पर बनने। तो ज्यादा जिनको नॉलेज होता है, ज्यादा धुरंधर होते हैं मैथ रीजनिंग, उनका ओवर एज हो चुका होता है, तो नए नए बच्चे लगते हैं इसमें। हाँ भाई, अब सेट नंबर 2 में और कोई जानकारी बताओ। सिलेबस की सारी जानकारी मैं आपको उस पर दे दूंगा, और एक दिन मैं क्लास लेके आपको पैटर्न भी समझा दूंगा पूरा किस प्रकार से सिलेबस होगा। सिलेबस में पीडीएफ उस पर डाल ही दूंगा, ठीक है ना। और अपने ग्रुप में जुड़े हुए हो भास्कर एकेडमी वाले में आप, तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वहां से, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा सिलेबस वगैरह की जानकारी लेके फिर पढ़ा करो, मजा आएगा फिर पढ़ना। नहीं नहीं, पूरा सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग सारा सब्जेक्ट सारा पैटर्न बता रहा हूँ ना, पूरा ऑल पैटर्न सेंड करूंगा। मैथ ही मैथ का नहीं, पढ़ाएंगे अपन जरूर मैथ रीजनिंग, साइंस की भी मैं बात कर लूंगा, किसी से साइंस की भी क्लास लगवा देंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग की तो आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। और ज्यादातर क्या होता है इसमें टाइम तो होता है, जो टाइम खींचना होता है आपको मैथ रीजनिंग, ये मैथ रीजनिंग टाइम खाते हैं। तो ये मैथ रीजनिंग अभी याद यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये टाइम खा जाते हैं, फिर टाइम की बचत हो जाती है, अच्छा स्कोर कर लेते हो इसमें। बाकी साइंस वाइंस में इतना दिक्कत नहीं है, साइंस की भी क्लास लगा देंगे, जीके भी क्या पढ़, साइंस और साइंस में भी फिर भी क्लास की जरूरत पड़ती है, बाकी जीके तो आप पढ़ो वैसे ही, पहले के आए हुए पेपरों को देख लो, ठीक है, पेपर सॉल्व करवा देंगे अपन, सॉल्व करवा देंगे सारे पेपर। लेकिन अभी से तैयार होना पड़ेगा, फिर इससे बिल्कुल स्ट्रोंगली प्रिपेयर होना पड़ेगा अभी से, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से 101%, यदि अभी से आप स्ट्रांग रहे तो। मैथ और रीजनिंग दोनों करवा दूंगा मैं, मैथ और रीजनिंग दोनों करवा दूंगा बेटे। हाँ मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा चांस है आपके पास, स्ट्रांगली चांस है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को जीडी का जरूर पढ़ना है, जीडी के साथ में और बहुत सारी वैकेंसी है, ये सारी वैकेंसी की मैं डिटेल आपको भेज दूंगा, जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उन सभी को फॉर्म भरना, फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है भाई। अब सेट नंबर 2 में
हाँ, यही होना चाहिए। आप जोश के साथ में पढ़ोगे, मजा आएगा। और इसके लिए, हाँ, गुड आफ्टरनून भैया, लेट हो गए तुम। चलो, इसके साथ में ये है कि आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई एग्जाम है अपने पास में, आप जीडी के फॉर्म भरा कर रहे हैं अभी। अभी फॉर्म अप्लाई होंगे, अपन सोचेंगे अभी तो अप्लाई हो रहे हैं, अपन डेली डाले से नहीं। अरे तुम तो अप्लाई करो, और तुम अप्लाई करके ही तुरंत तैयारी शुरू करो। इसमें क्या है कि देखो, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगी इसकी। अक्टूबर नवंबर एग्जाम के लिए अपने पास में टाइम है। और जब आप मान लीजिए इसके एग्जाम के फॉर्म बंद हो जाएंगे, उसके बाद में आप सोचोगे, तब तक टाइम निकल चुका होगा। मान लीजिए ऑफलाइन का भी इंतजार करोगे, तब भी टाइम निकल चुका होगा, क्योंकि ऑफलाइन का पता नहीं कब शुरू हो। और हो भी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये ऑनलाइन भी चलता रहेगा और ऑफलाइन भी आप पढ़ लेना। ऑफलाइन में मैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई अपनी जो नॉर्मल फीस होती है, उसमें जो ऑफलाइन में फीस होती है उसमें कंसेक्शन कर देंगे, उसको कम कर देंगे, और दोनों हो जाएगी आपके पास में, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन ऑफलाइन का इंतजार मत करो, उससे पहले ही तैयारी शुरू करो। तो ऑफलाइन तो ये मानो कि रिवाइज होता रहेगा फिर। हाँ जी। अब सेट नंबर 2 में कोई सा क्वेश्चन पूछना हो तो बोलो। हाँ, जीडी में इंडिया लेवल का जी क्या आता है, मैं पूरा सिलेबस आपके सामने रख। एज उसमें जैसे छूट मिलती है, 25 तो होती है, बाकी जनरल की 25, 24 या 25 होती है। बाकी ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है, और एसटी एससी को 5 साल का छूट मिलता है। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा वो करना, या फिर जिसको व्हाट्सएप पे मंगानी हो तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दें। हाँ भाई, आप देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 2 में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेट नंबर 3 को स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? सेट नंबर 3 को स्टार्ट कर दें भाई, बोलो। सेट नंबर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम? आशीष भाई तुम अभी जुड़े हो, बताओ तुम। कोई सेट नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो पूछ सकते हो। बाकी हम सेट नंबर 3 को शुरू कर सकते। सेट नंबर 3 को हम शुरू कर देते हैं। ये सारणी इंपॉर्टेंट है जो कोने में बनी हुई है, ये सब जगह काम आएगी। देखो कितने वन लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं। यदि इनको बेसिक से कराते, दो दो इक्वेशन बनती, फिर सॉल्व होता है। हो गया भाई, तो शुरू किया जाए। सबने सुन लिया? शुरू किया जाए सेट नंबर 3। आर यू रेडी? सबकी आवाज आनी चाहिए, यस। आवाज नहीं, मतलब मैसेज आना चाहिए, चैट पे सबका मैसेज आना चाहिए, यस आई एम रेडी फॉर सेट नंबर 3। हम सेट नंबर 3 के लिए तैयार हैं। और सेट नंबर 2 में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लो, बाकी सेट नंबर 3 के लिए हाँ भर दो एक जोश के साथ। चित्र, जहां तक डायग्राम की बात है तो ये डायग्राम काम आएंगे। तो अभी तो थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं इसको, देख लेंगे, यदि हटाने की जरूरत पड़ी तो हटा देंगे। सेट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उसी का थोड़ा सा हार्ड लेवल है। सेट नंबर 2 वाले ही क्वेश्चन होंगे सारे, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बस ये है। अब आपको मेरे साथ साथ चलना है, और मेरे साथ साथ एकदम देखते हुए एक एक। हाँ, ऐप पे डाल दूंगा, पूरा सिलेबस डाल दूंगा। सिलेबस के हिसाब से तुम तैयारी करना बिल्कुल। मैं 100% आपको दावे के साथ में कह रहा हूँ, यदि तुम अभी से तैयारी में लग गए तो निश्चित रूप से तुम्हारा होगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए अपन टेस्ट सीरीज करेंगे, बार बार टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ऑनलाइन एमसीक्यू होता है ना, वो जो डायरेक्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हल करवाना, साथ ही साथ में वो करवाएंगे। चलो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 3 आपके पास में होगा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा सुनना, या थोड़ा सा हल्का फुल्का लिख लेना उसको, जो मैन में ना करे। एक आदमी एक भवन के छत से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक वृक्ष को देखता है। उसकी छत पर खड़ा है, भवन की छत पर खड़ा है वो,
और छत से एक वृक्ष को देखता है जो कितनी दूरी पर स्थित है? 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। 50 मीटर की दूरी पर स्थित है भवन से वृक्ष। तो वो पाता है, क्या पता है भाई? 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक वृक्ष को देखता है यदि वृक्ष के शीर्ष और जड़ का अवनमन कोण क्रम से शीर्ष और जड़ का अवनमन कोण क्रम से कितना कितना आता है भाई? 30 और 45 आता है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमको? वृक्ष की ऊंचाई। अब देखो, भवन बड़ा है और वृक्ष छोटा है, बहुमंजिला इमारत है। अब देखो, चित्र बनाना ही इसमें डिफिकल्ट काम होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमको बनाना है पहले भवन, क्योंकि भवन से अवनमन कोण बन रहे हैं, तो अवनमन कोण बनते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भवन से आदमी जो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, वृक्ष को देख रहा है, तो नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है उसको। इसका मतलब वृक्ष छोटा है और भवन बड़ा है। तो ये बना दिया हमने भवन, ये हो गया आपका भवन। ये रहा वृक्ष, ये कोई वृक्ष है, वृक्ष। ठीक है भाई। इसके यदि शीर्ष को देखता है, किसको देखता है? शीर्ष। तो शीर्ष पे जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कोण कहीं पे भी बने, उन्नयन बने या अवनयन बने, आपको यही बनाना है। ये डॉट डॉट लाइन करके मिला देते हैं, ये 30 डिग्री बन रहा है। इसी जगह से आदमी देख रहा है इसकी जड़ को, तो उन्नयन कोण बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है आपका कितने डिग्री बन रहा है भाई? हाँ जी, कितने डिग्री बन रहा है? इसने दे रखा है कितने डिग्री बन रहा है भाई? 45 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है? 45। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये आपका। 45 डिग्री, 45 डिग्री। चित्र आपके समझ में आया है या नहीं आया? ये वृक्ष है, ये भवन है। भवन के शिखर पर बैठा आदमी वृक्ष के शिखर को देखता है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, अवनमन। और ये अवनमन कोण यदि इसकी जड़ को देखता है तो 45 डिग्री का। बताओ, चित्र में कोई दिक्कत आई हो तो बनाने में? सबसे पहला चीज है अपन को चित्र बनाना आना चाहिए। अब हमको ये दे रखा है भवन 50 मीटर ऊंचा है। क्या है? वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन तो 50 मीटर ऊंचा, ये पूरा भवन है, ये 50 मीटर ऊंचा। कितने मीटर ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा पूरे की ऊंचाई है, यहाँ से और यहाँ तक। ये वृक्ष की ऊंचाई, तो ये हिस्सा भी एच हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये एच, ये एच माना है हमने, तो ये भी एच होगा, इसके बराबर वाला। ये हिस्सा इधर का कितना रह जाएगा? 50 माइनस एच रह जाएगा। ये क्यों निकाला है? क्योंकि हमारे पास में एक तो ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है और एक पूरा ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, तो ये छोटा वाला अपने काम आएगा। ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनेगा ना, ये काम आएगा। तो ये दूरी हमको पता होनी चाहिए, और ये दूरी हम निकाल चुके हैं यहाँ से और यहाँ तक। अब आप देखिए, चित्र की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दी। अब अपन वही त्रिभुज लेंगे, पहला त्रिभुज तो लेंगे जो 30 डिग्री वाला है, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे 45 डिग्री वाला। दोनों त्रिभुजों में तुलना कर देंगे, बस और कुछ नहीं। एच का मान निकालना है, तो पहले तो लेंगे त्रिभुज, नामकरण कर देता है, नाम रख देते हैं इसका, जिससे दिक्कत नहीं है। ये ए पॉइंट लिख दिया, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ई। आया कुछ समझ में? अब त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये 30 डिग्री वाला, जिसका नाम है ए बी ई। तो लिखो त्रिभुज ए बी ई से, इससे तुलना करते हैं। त्रिभुज ए बी ई से, ये लंब है और ये आधा,
आधार हमको पता नहीं, लंब हमारा 50 माइनस एच, इसको x मान लो तो ये भी x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई? तो हम ये लिख सकते हैं लंब बटे आधार 50 माइनस एच, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बटे x, लंब बटे आधार, कौन सा थीटा होता है? tan, tan 30 डिग्री। इसको इधर गुणा कर दो, 50 माइनस एच बराबर x बटे 30 का मान कितना होता है? √3। ये अपने पास में एक समीकरण, या इससे ये कर लेते हैं फर्स्ट समीकरण, या √3 को इधर गुणा कर लेना, वो तो वही बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे? ए सी डी काम। कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे भाई? ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी ले काम में। अब कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे? ए सी डी। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, एक बार देख लीजिए आराम से, और फिर कोई प्रॉब्लम आई हो तो बोल दीजिए, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। पहले त्रिभुज काम में लिया अपन ने ए बी ई, ऊपर वाला त्रिभुज, इसमें लंब होगा आपका 50 माइनस एच और आधार होगा अपना एक्स। अब ये दोनों भुजाएं बी और सी डी बराबर होगी, तो वो एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे? ए सी डी। कौन सा काम में लेंगे? एक बार बोलिए आप नाम, कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे? बोलो, कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे? ए सी डी। अब लिखेंगे अपन त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में समकोण त्रिभुज लिख देना, वैसे समकोण है, समकोण, ये भी समकोण, समकोण त्रिभुज ए, ये आधार, ये लंब, ये आधार, वही लंब बटे आधार लिख दो इसमें। लंब बटे आधार करेंगे तो हमारे पास में आएगा 50 बटे x बराबर tan 45, और tan 45 का मान तो लगभग सबको पता होगा, 1 होता है। तो 50 बराबर क्या हो गया? x, x का मान भी 50 आ गया। x का मान कितना आ गया? 50। हमको इस h का मान निकालना है, तो ये दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण से x के मान को फर्स्ट समीकरण में रख दो बस। दूसरे समीकरण से x के मान को फर्स्ट समीकरण में रख दो। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई, पचास माइनस एच बराबर x का मान हमारे पास में है 50 बटे इस x का मान √3। अब बस गुणा करना है, √3 50 गुणा करेंगे तो 50 √3 माइनस, या इस 50 को इधर भेज देते हैं, अपन को तो x का मान ज्ञात करना है, h को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 50 माइनस 50 √3, और इधर आ जाएगा आपका h का मान ही आ जाएगा। अब √3 को गुणा कर दो, 50 कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर दे रखा है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। हाँ यही दे रखा है, ठीक है, छोड़ो भाई, यहाँ को यहाँ की यहीं खत्म हो जाएगा। पहले एक बार नोट कर लीजिए, ये बस √3 को 50 से गुणा करेंगे तो 50 √3, 50 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और नीचे √3। चलो एक लाइन और लिख देता हूँ, h बराबर जो आएगा वो 50 √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये आंसर आ जाएगा। हाँ भाई सही है, वेरी गुड। ये लो, ये 50 √3 माइनस 1 अपॉन √3 आंसर, ये इसका आंसर है। ऐसे कैसे दे रखा है? 50 √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये ऑप्शन है इसका।
अब इसको अपन डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे वो देखना है अपन को। ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको ना, डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे और कितनी जल्दी हो जाएगा, कितनी जल्दी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ। डायरेक्ट मेथड से मान रखने पड़ते हैं बस, और अनुपात रखने पड़ते हैं। हाँ जी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा मेरे पास में, जो उपलब्ध होगा, जो चीज की जानकारी होगी, जितना भी है वो सारा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए आप। SSGD का तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें इतनी हाई फाई स्पीड नहीं चाहिए। जितना मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत लेवल का पढ़ा रहा हूँ, उससे नीचे ही आएगा इसमें। मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब ये हो गया ना। अब भाई इसको बेसिक्स वैसे देखते हैं। टाइम का बेटे देखते हैं यार, चेंज करने का तो सोच रहे हैं, शाम को लेंगे। फिर शाम को तुम, शाम को किसी को दिक्कत थोड़ी है आप लोगों में से। फिर शाम को हम इवनिंग में ले 8 बजे या 6 बजे ले। 4 बजे बाद में ले। मॉर्निंग में यार जल्दी में क्या है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है जल्दी में, सुबह सुबह शोर शराबा रहता है। कहीं मोटर चला रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, दिक्कत रहती है सुबह तो। हाँ भाई, अब इसको मैं डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ, हटा दो इसको। अब आपको कैसे करना है ये देखिए। ये तो दो बिल्कुल बेसिक हो गए, जैसे अपन 10th क्लास में करते थे उस टाइप से हो गया। अब बिल्कुल बेसिक को छोड़ो और अब डायरेक्ट करना सीखो। कैसे सीखोगे? एच पैच की बीमारी हटाओ इसको, छोड़ो ये बीमारी और यहीं आ जाओ डायरेक्ट। ये एक्स वैक्स को हटाओ, क्या मतलब। हाँ जी, अब करते हैं अपन। सबसे पहले 45 डिग्री वाला कोण ले लेते हैं। 45 डिग्री में जितना लंब होता है उतना ही आधार होता है। एक अनुपात एक होता है कि नहीं होता? तो लंब का मान हमको दे रखा है कितना है, 50। तो इसका मतलब आधार का मान भी कितना होगा, 50 हो गया। ये 50 होगा तो ये ऊपर वाली भी भुजा पूरी की पूरी 50 होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं और बराबर है। 50 होगी। अब ये 50 होगी तो हमको ये निकालनी है, और इसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री के अनुसार लंब का मान 1 होता है, आधार का मान √3। तो √3 का मान दे रखा है अपन को 50, 1 का मान निकालना है। ये वाली पता लग गई तो हमको तो ये वाली चाहिए। तो ये वाली पता लगी तो पूरी में से ये वाली घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी। अब पहले तो ये देखो, अपन को इस एक का मान ज्ञात करना है, इस एक अनुपात का। 30 डिग्री के अनुसार आधार का मान √3 होता है और लंब का मान 1 होता है। √3 का मान हमको 50 दे रखा है, तो जिसका मान दे रखा है उसका अनुपात उसके नीचे। तो 50/√3, और जो पूछा जाए उससे 1 से, तो ये 50/√3 है। अब हमारे पास में ये दूरी भी आ गई 50/√3। ये पूरी दूरी हमको पता ही है, इसमें से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगी, और ये ही आपकी वृक्ष की ऊंचाई। निकाल दो भाई। वृक्ष की ऊंचाई h बराबर 50/√3। वो दिखाई नहीं दिया तो आप देख लेना, समझ लेना कैसे किया मैंने ना। 50 को √3 से गुणा करूंगा तो h बराबर आएगा 50√3 -50 और बटे √3। गुणा करना है इससे।
अब देखो 50 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 50 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें √3 बच जाएगा, उसमें -1 बच जाएगा, और बटे में नीचे √3 चल ही रहा है, ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वहां पे एंड की कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो यहाँ समझ गए। बताओ कितनी जल्दी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भी आया समझ में? सब हुआ, अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं। चलो देख लेंगे, अभी तो चलने दो, 10 बजे से कर देंगे, नहीं सुबह से। दस बजे के एग्री हो क्या आप? 10 बजे मेरे पास में टाइम है, 10 बजे कर सकता हूँ सुबह, 10 से 11 एडवांस मैथ। उस वाले बैच पे तो अपन मैथ पढ़ाना ही बंद कर देंगे। है कुछ समझ नहीं आया? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेवल का क्वेश्चन है। देख बेटे, 45, ये त्रिभुज की बात करते हैं इस बड़े वाले, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लंब और आधार समान होते हैं 45 पे, 1:1, 1:1 का मतलब बराबर बराबर। ये 50 हमको दे रखा है, तो ये भी 50 होगा, ये 50 होगा, तो इसके संगत वाली भुजा ये भी 50 होगी, ये 50 हो गई, तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें 30 डिग्री का, 30 डिग्री के अनुसार, 30 डिग्री के अनुसार लंब का मान 1 होता है, तो आधार का मान √3 होता है। आधार का अनुपात कितना होता है? √3, और √3 अनुपात का मान हमको दे रखा है 50, प्राप्त कर लिया ना हमने 50। इस √3 का मान 50 है, तो 50/√3, जिसका अनुपात दे रखा है उसके अनुपात को उसके नीचे लिखो, उसके मान के नीचे, और जो पूछा जाए उससे गुणा करो। इसका अनुपात कितना है? 30 डिग्री के अनुसार एक, इस हिस्से का एक का मान 50/√3 आ गया। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 50/√3 है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 50। ये हिस्सा चाहिए, क्योंकि यही वृक्ष की ऊंचाई कहलाई है। तो h बराबर 50 माइनस 50√3, √3 को 50 से गुणा करेंगे तो 50/√3 -50, 50 कॉमन ले लिया तो √3 - 1 रहेगा कोष्टक में, √3 नीचे है। ये आंसर है। बताओ इसमें समझने वाली इतनी कोई खास वो नहीं था। चित्र इसमें इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है? डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। और किसी को प्रॉब्लम थोड़ी 10 बजे। और भाई मनीषा तुम भी बता दो, तुम्हारा भी ले लेते हैं। तुम भी बता दो भाई, 10 बजे एग्री हो ना सभी? बाकी सब तो एग्री हो रहे हैं 10 बजे के लिए। चलो ठीक है, तो 10 बजे कर देंगे, अभी नहीं करेंगे लेकिन करेंगे जब मैं बता दूंगा, सेट वेट करके टाइम टेबल। और भी मेरी एक आध दो क्लास और होती है, रिकॉर्डिंग होती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम को सेटल करके फिर मैं आपको बता दूंगा 10 बजे कब से शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। सबके आगे समझ में? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको तो शायद आप आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 इतना हार्ड नहीं है। मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, आप लिख लेना एक बार, 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, तो आप आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बना के देखो आप एक बार, है ना, अपनी तरफ से डायग्राम बनाओ, चित्र बनाओ, फिर मेरे चित्र से मैच करवाना उसको कि हमने बनाया जो सही है या गलत है, ठीक है भाई? ऐसा देखना है आपको, एकदम मैच करना है उसको।
सही बनाए या नहीं बना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। बोल के सुना देता हूँ थोड़ा सा, तो लाइन का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ज्यादा सुनाने। हाँ बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ। 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से, 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक भवन के शीर्ष और आधार के, 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक भवन के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई क्या होगी? ऐसा कैसा क्वेश्चन है सेम टू सेम, भवन की ऊंचाई क्या होगी? हाँ सेट 3 की आज कर दूंगा पीडीएफ सेट, निश्चित रूप से, निश्चिंत रहो। आज सेट नंबर 3 की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ऑप्शन भी दूं के बेटे? ऑप्शन ए में 30 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर। 30 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर। सॉरी, आंसर बता दो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप ये कोशिश करो पहले डायग्राम बना के बताओ, डायग्राम बनाओ और फिर उससे मैच करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और बोलूं, 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से, 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक भवन के शीर्ष और आधार, शीर्ष का मतलब ऊपर वाला सिरा और आधार का मतलब जड़, जैसे वृक्ष, वही चित्र बनेगा सेम टू सेम। मैंने आपको हिंट भी दे दी, वो की वो चित्र बनेगा जो मैंने पहले बनाया था ना, वो की वो चित्र बनेगा। 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक भवन के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है और आधार का 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई क्या होगी? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक बार आप ये बताओ मेरे को, पहाड़ी ऊंची होगी या भवन ऊंचा होगा? इसमें क्वेश्चन में पहाड़ी ऊंची है या भवन ऊंचा है? बताओ सभी, पहाड़ी ऊंची है या भवन ऊंचा है? ऊंचा कौन है ये बता दो, पहाड़ी है भवन है? ऊंचा कौन है ये बताओ, पहाड़ी है या भवन? तब तो मेरे को लगेगा कि आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। ये आप आंसर दे दो, ऊंचा पहाड़ी है या भवन है? बोलो। ऊंचा, ऊंचा पहाड़ी है भवन है इसमें, इस क्वेश्चन में? और दो जवाब। पहाड़ी ऊंची है, वेरी गुड मनीषा। भवन ऊंचा कैसे होगा? भवन की तरफ तो देख रहा है, वो पहाड़ी से देख रहा है, लिख रहा है ना स्पष्ट, 45 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक भवन के शीर्ष और आधार के अवनति कोण या उन अवनयन कोण, अवनयन कोण जब बनता है पहाड़ी से देखने पर अवनयन कोण बनेगा। अवनयन का मतलब नीचे वाली वस्तु को देखते हैं तभी अवनयन कोण बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि भवन नीचाई पे है, इसलिए नीचे देखना पड़ रहा है, तो भवन छोटा है और पहाड़ी बड़ी। 30 और 60 बनते हैं भवन की ऊंचाई। दूसरी बात, आप ऑप्शन से भी सीख, थोड़ा लॉजिक लगाते ना मनीषा, तो आप ऑप्शन से भी इसको जवाब दे सकते थे कि हमारी जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो 45 मीटर है, और ऑप्शन में सारे आंसर 45 मीटर से छोटे हैं। इसका मतलब भवन निश्चित रूप से पहाड़ी से छोटा है। ऐसे लॉजिक भी लगा सकते हैं कभी। बाकी इसमें ऑप्शन दिए नहीं बड़े, इसमें छोटे छोटे दे रखे, तो इसका
अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लगाएगा, एक्स्ट्रा माइंड भी, है ना। ठीक है, आप चित्र बनाओ एक बार। चित्र तो वो ही बनेगा जो मैंने बनाया था। भवन की जगह तो, पहले जो भवन था उसकी जगह तो पहाड़ी बन जाएगी अब, और जो वृक्ष था उसकी जगह भवन बन जाएगा, बस वैसे के वैसे चित्र बनेगा। वो का वो क्वेश्चन है, सेम टू सेम, हूबहू वैसा के वैसा। बस कोणों का फर्क है, इसमें 30 और 60 है, उसमें क्या दे रखा था, 45। 30 और 45 दे रखा था, बस कोणों का फर्क। किसी ने आंसर नहीं दिया लेकिन अभी तक भाई। आंसर तू बताना है यार, कौन सा आ रहा है दिन। हाँ, 30 ऊपर 60 नीचे, सही है बोलो। लेकिन अब आंसर तो तुम ही बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं तो भाई। तुम्हारा कितना आ रहा है। चलो मैं चित्र में बना देता हूँ, चित्र से मिलान कर लेना अपने चित्र के। ये तो हटा देता हूँ। ये पहाड़ी बनाई, पहाड़ी से कोई आदमी देख रहा है भवन के ऊपरी वाले हिस्से को, जिसको शीर्ष बोलते हैं, वहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो बना कि नहीं बना, वही कोण त्रिभुज। और नीचे वाले हिस्से को देख रहा है तो 45 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये लो, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। दो त्रिभुज हुए कि नहीं हुए। ये एच है, भवन की ऊंचाई है, तो ये भी कितनी होगी, एच होगी। ये दोनों बराबर है। ये पूरी हमको 45 दे ही रखी है। ये ज्ञात करनी है, फिर ये ज्ञात हो जाएगी, ये ज्ञात होती, फिर इससे ये ज्ञात हो जाएगी, ऐसे करना। अब डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ, नामकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें ये 45 है, ये लंब है और ये आधार। 60 डिग्री के अनुसार लंब का मान √3 होता है, तो आधार का मान 1 होता है। तो इसका मतलब √3 का मान दे रखा है आपको 45। √3 का मान दे रखा है 45, तो 45/√3। और हमको 1 का मान निकालना है, तो 1 से। अब इसका परमीकरण कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऊपर 45 √3, और नीचे आ जाएगा आपका 3। 3 से काट सकते हैं 45 को 15, तो ये आया 15 √3। किसका मान आया 15 √3, इसका मान आ गया 15। जब इसका मान 15 √3 है, तो इसका भी मान 15 √3। 30 डिग्री के अनुसार ये और ये पता है अपन को, ये पता लग जाएगा। ये हमको पता है 30 डिग्री के अनुसार आधार का मान पता है, आधार कितना होता है √3, और √3 अनुपात का मान हमको दे रखा है ये। तो जिसका मान दे रखा है उसको उसके अनुपात के नीचे लिखो, उसका अनुपात उसके नीचे लिखो। और हमसे 1 का मान पूछा है, क्योंकि 30 के अनुसार लंब का मान 1 होता है। तो ये कितना आया, 15 मीटर आया। यानी ये जो हिस्सा है वो 15 मीटर है, पूरा हिस्सा 45 मीटर है, तो ये हिस्सा कितना रह गया, 30 रहा। तो ये आपका ऊंचाई होगा, वो कितना होगा, 30 मीटर। त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, ABCD। आते हैं
ऊंचाई h बराबर 30 मीटर। एक बार में आ गया होगा वैसे तो समझ में। नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूँ। हाँ भाई देख लेना एक बार मिला लेना, 30 आंसर जिसका सही है वो सही है। वेरी गुड मोहन। तो इस टाइप से थोड़े से चित्र इनके अलग बनेंगे ना। हाँ भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको ये सेट नंबर 3 डाल दूंगा, तो आप क्वेश्चन करना घर बैठ के आराम से, और जो नहीं आए वो कल आप मेरे से पूछ लेना। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, साथ में मैं जीडी वाला आपको सारा पैटर्न डाल दूंगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जो जीडी की तैयारी करने के लिए एग्री है वो एकदम से रेडी हो जाना, और मेरी गारंटी है सिलेक्शन करवाने की, रिटर्न पास करवाने की। बट तुमको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? आज के लिए इतना ही काफी, नमस्कार। और किसी को कोई प्रॉब्लम आए, जीडी संबंधी कोई समस्या है या तैयारी करनी है, तो वो मेरे फोन पे फोन करके पूछ सकता है, जानकारी ले सकता है। ठीक है, नमस्कार। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।